नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट, बीजेपी सांसद और एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि 1967 तक एक साथ चुनाव हुए। क्या उस समय देश में अराजकता थी? अभी कई राज्यों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, वहां कभी कोई दिक्कत नहीं आती। वे राज्य बड़े खुश हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा चुनाव अलग कर दो। जो दलील दी जा रही है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर, उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्ष अपना पक्ष रखे। हम लोकतंत्र को नहीं बदल सकते। लोकतंत्र को अगर सही मायने में मजबूत बनाना है तो एक साथ चुनाव करने में ही सबसे बड़ा फायदा है कि वोटर का भागीदारी इससे बढ़ेगी। आप देखते हैं कि 1967 तक तो 15 साल तक तो एक साथ चुनाव हुए। क्या उस समय देश में अराजकता थी? अभी भी कई राज्यों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। 5, 6, 7 राज्य साथ जुड़ते हैं। उनमें कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो राज्य बड़े खुश हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा चुनाव अलग कर दो। देश में ये कभी आवाज नहीं उठी कि जो 7 चुनाव हो रहे हैं अभी उनको अलग अलग कर दो। तो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं उस आर्गुमेंट का जस्टिफिकेशन नहीं है। हम तो चाहते हैं कि क्योंकि देश में विपक्ष भी है, डेमोक्रेसी में सब तरह के लोग होते हैं, तो विपक्ष का जो हम भी चाहते हैं कि वो आर्गुमेंट देवे। लेकिन अगर एक साथ चुनाव होने में सबसे बड़ा फायदा जो मैं एक और बता रहा हूं आपको, क्योंकि प्रजातंत्र डेमोक्रेसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि इसको हम नहीं बदल सकते, डेमोक्रेसी देश में रहेगी। लेकिन डेमोक्रेसी अगर सही मायने में अगर डेमोक्रेसी मजबूत बनाना है तो एक साथ चुनाव करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि वोटर का पार्टिसिपेशन, परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है वो बढ़ेगी। अगर आप सोच के देखिए, अगर पंचायतों के, म्युनिसिपैलिटी के, विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक साथ हैं तो आपकी पोलिंग परसेंट 80% तक जा सकती है। तो आप क्या करेंगे कि हमारा ट्रू सेंस में जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि हैं जनता के द्वारा चुना गया। नहीं तो अगर 40% पोलिंग होती है, हम क्या कहेंगे, अगर 30% में वो जीतता, 10% सामने वाला जीतता है, तो 70% का तो वो जनप्रतिनिधि हुआ ही नहीं। तो सवाल ये है कि मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का सोचना है कि हम अगर प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहें तो हमारा परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ना चाहिए, आम जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है पार्टिसिपेशन के लिए। और आप देखिए, बार बार चुनाव होने से हो गए, आप एक देखेंगे कि कई बार क्या है कि जैसे फ्री राशन देना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, वो उससे क्या कि ये फ्रीबीज जो है, ये जब इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण का केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जो है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। और तमिलनाडु के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, बालाजी के केस में, कि अगर आप ये फ्रीबीज देते हैं तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है, एंटी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि उनको आप जो है इंड्यूस कर रहे हैं, वोटर को प्रलोभन दे रहे हैं। और प्रलोभन दे करके आपको पेंशन देंगे, वो देंगे, तो उनके लिए, उनको मजबूत करने के लिए उनका शिक्षा दो, उनको हर तरह से गरीब आदमी को मजबूत करो, तो इसमें वो देश भी मजबूत होगा। ये सोच प्रधानमंत्री जी का है कि हमारा गरीब आदमी जो है वो भी मजबूत होकर के और आम धारा में वो आए। ये सोच है, ये विजन है, तभी भारत विकसित बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कल से हम भारत जिंदाबाद यात्रा पूरे देश में निकालेंगे। उन्होंने कहा है कि 23 तारीख से भारत जिंदाबाद यात्रा पूरे देश में निकालेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा दिया जाएगा, हम सब एक हैं का नारा दिया जाएगा, आतंकवादियों का खात्मा करो का नारा दिया जाएगा। दलित समाज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और हम सब देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुरुआत में कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हर मुद्दे पर कोई विवादास्पद टिप्पणी करने की आदत कांग्रेस को है। अब तो मतलब भारत जिंदाबाद यात्रा के नाम से पूरे देश भर में, महाराष्ट्र में जिला प्लेस पर, तहसील प्लेस पर ये भारत जिंदाबाद यात्रा निकलेगी और तब मतलब पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा दिया जाएगा, हम सब एक है ये नारा दिया जाएगा, आतंकवादियों का खात्मा करो ये हम घोषणा करेंगे। और इसी तरह मतलब जन जागृति करने के लिए जो दलित समाज है, अम्बेडकरी समाज है, ये भी समाज पीछे नहीं है, ये भी समाज मोदी जी के साथ है और मतलब हम सब लोग देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं।
तो इसीलिए मतलब कल से हम पूरे देश भर में जगह जगह पर भारत जिंदाबाद यात्रा निकालेंगे और उसमें जन जागृति करने का हमारा प्रयत्न है। तिरंगे झंडे लेकर हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पर भारत यात्रा निकालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस अलग अलग बयान दे रहा है। राहुल गांधी कभी हिसाब मांगते हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ। खड़गे जी आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छुटमुट भारत की तरफ से हमला है। मुझे लगता है कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने शुरू में अनाउंस किया था कि भाई हम सरकार के साथ हैं, हम सब एक है, लेकिन अभी मतलब हर मुद्दे पर कोई विवादास्पद टिप्पणी करने की आदत कांग्रेस पार्टी को है, अपोजिशन को है। मुझे लगता है कि ये छुटपुट लड़ाई थी, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। ये तो मतलब एक दिन में पीओके में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको उद्ध्वस्त किया है, ये बहुत बड़ा हमला था। और लेकिन उसके बाद कोई युद्ध नहीं, बात सही है। वो तो शुरुआत है अपनी झांकी, ये तो झांकी थी, अभी तो युद्ध बाकी है। तो पाकिस्तान को प्रस्ताव दिया है कि भाई पीओके हमारे हवाले करना चाहिए और आतंकवादी एक भी एक्टिविटीज ऐसी हमको दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो बात हो सकती है। तो पाकिस्तान ने जल्दी जल्दी पीओके हमारे ताबे में देना चाहिए, तो शायद युद्ध टल सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए और पीओके को अपने ताबे में लेना ही चाहिए। ये मेरी पार्टी की सूचना है, मेरी पार्टी की मांग है। और जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी जो डिफेंस है, हमारी आर्मी है, हमारी वायुसेना है, हमारी नेवी है, ये अपने अपने जगह पर जरूर पाकिस्तान को टारगेट करेंगे और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान ने कभी भारत का नाम नहीं निकालना चाहिए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हमने वीडियो जारी किया है, अस्पताल में चूहा घूम रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, माफिया बेड बेचने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को गंभीरता से काम करना चाहिए, अस्पतालों का भी दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने 700 डॉक्टरों जो कभी अस्पताल नहीं आते थे उन्हें बर्खास्त किया था, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने काम किया था, अभी भी कई सरकारी अस्पतालों में लोग नहीं हैं। आप पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा गई है और पार्टी द्वारा हम लोगों ने भी जो वीडियो जो है वो हम लोगों ने भी देखा, साझा भी किया है। अब बताइए, चूहे हो, सब कोई जो है चूहा घुस रहा है, हर चीज हो रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, माफिया लोग जो है वो बेड को बेचने का काम कर रहे हैं, ये सच्चाई है। तो स्वास्थ्य विभाग को जो है गंभीरता से काम करना चाहिए। थोड़ा अस्पतालों का भी दौरा करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को। हम लोग रैंडमली जाते स्वास्थ्य मंत्री तो छापा मारते थे, कमी जो होती थी वो देखते थे, कार्रवाई करते थे। 700 डॉक्टर को एक साथ हमने बर्खास्त किया था जो कभी आते नहीं थे, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। मिशन 60 डेज हम लोगों ने चलाया, 300 जो दवा मिलती थी उसको हम लोग जो है 500 से भी ऊपर हम लोग दवा लोगों को दिलवाने का काम किए। तो हम लोगों ने काम किया है। अभी भी देखिएगा कई मेडिकल कॉलेजेस जो है सरकारी, मधेपुरा की स्थिति क्या है, पूर्णिया की स्थिति क्या है, लोग नहीं है। जब मान्यता जब खत्म होने वाली बात आती है तब जाकर के प्रोफेसर वगैरह को भेजा जाता है। ये हकीकत है, इलाज होना चाहिए। मंगल पांडे डिबेट करने के लिए कह रहे हैं कि मंच हमारा होगा, माइक हमारा होगा, तेजस्वी आकर के हमसे डिबेट कर ले कि उनके वक्त में कितना काम हुआ। उनको बोले लगवा दें, एकदम लगवाएं, मंच भी वही लगवाएं, माइक भी उनकी होनी चाहिए क्योंकि सरकार में वो है, लगवाइए। और जिस दिन मंच पे आइएगा एक दिन पहले हमको बता दीजिएगा, समय दे करके। अरे भाई विधानसभा में तो मुंह नहीं खोलता है लोग का, डिबेटे ना होता विधानसभा में, तो क्यों नहीं बोलते हैं लोग? मुख्यमंत्री क्यों? उससे अलग क्या, मुख्यमंत्री क्यों नहीं इन सब चीजों पर रिएक्ट? मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में, उनको कुछ पता ही नहीं, उनको सब हरा हरा अधिकारी दिखाते रहते हैं। चाहे पेपर कटिंग हो या इधर 2-4 जगह घुमा दिया, बिल्डिंग दिखा दिया, रोड दिखा दिया, पुल दिखा दिया, उनको गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी नहीं दिखती है। शिक्षा की बदतर स्थिति, स्वास्थ्य की बदतर स्थिति नहीं दिखेगी ना। लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब हो गया, अपराधी का बेलगाम हो गए, ये सब कहाँ दिखेगा उनको? इसका डेलीगेशन आज बाहर गया है पाकिस्तान की एक्टिविटीज को बताने के लिए। अरे भाई इसमें तो हम लोग तो सब लोग गए हैं, सब लोगों का राय हुआ था, हम लोगों ने तय किया है।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में चल रहे अभियान में 26 नक्सली मारे जाने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, यह शानदार सफलता है, बड़ा ऑपरेशन था। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह को, राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा और पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ। बड़ी घटना हुई है और पुलिस की, छत्तीसगढ़ पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक शानदार सफलता, लगातार सफलता की श्रृंखला में आज जो घटना हुई है, 26 नक्सलियों को मार गिराया और ये बड़ा ऑपरेशन था और काफ़ी साफ सुथरा ऑपरेशन था। एक भी पुलिस का जवान उसमें मरा नहीं, कुछ एक जख्मी होने की समाचार है। बधाई देना चाहता हूं मैं गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को, हमारे गृह मंत्री को, और पुलिस के हमारे जवानों को, हमारे फोर्स के जवानों को, कि लगातार इस 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच के जो ट्रायंगल बनता है, अबूझमाड़ का जो हिस्सा है, वो वहाँ पे घुस के एक कठिन ऑपरेशन को सफलता हासिल की। लगातार पुलिस का मनोबल बढ़ा है। सर्चिंग ऑपरेशन में जो सफलता मिल रही है, जो संकल्प माननीय गृह मंत्री जी का है, अमित शाह जी ने जो सोच बनाई है कि 2026 में आते आते छत्तीसगढ़ और देश से नक्सल समस्या का अंत हो जाएगा, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका एक बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ था, जिसमें 3 इनके बंदूक बनाने की लेथ मशीन सहित फैक्ट्री और बहुत सारे शस्त्र जब्त हुए थे और बड़ा नुकसान हुआ था नक्सल आंदोलन को। तो मुझे लगता है कि ये घटना भी बड़ी घटना है और इसके सफलता के लिए निश्चित रूप से वो इच्छा शक्ति और बस्तर के लोगों का समर्थन जो व्यापक मिल रहा है। बस्तर के लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए उनकी प्रतिबद्धता है और ये इसलिए सफल हो रहे हैं कि बस्तर के लोगों का और पूरा समर्थन इस ऑपरेशन पे, इस आंदोलन पे है। मेरे ओर से बहुत बहुत नक्सल ऑपरेशन हुआ जिसमें 27 नक्सली मारे गए हैं और उसमें इस अभियान में एक जवान भी शहीद हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नक्सल ऑपरेशन में जो सफलता मिली उसके लिए सभी जवानों को बधाई। एक जवान जो शहीद हुआ है उसके प्रति संवेदना और साथ ही मृतक परिवार के प्रति उन्हें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। आपको लगता है सर, ये पिछले समय जब हम लोग सरकार में थे और उस समय 600 गांव जो है नक्सल मुक्त किए थे और तब जब लोगों के विश्वास हमने जीता था, उसमें उनको जमीन का अधिकार दिया था, उनके अलग होम पर की खरीदी हम लोगों ने की थी, ऋण माफी किया था, जमीन वापसी भी कराया था, तब जाके संभव हुआ है। और अभी जो थोड़े से एरिया में बच गया है उसमें ऑपरेशन चल रहा है, चाहे अबूझमाड़ हो, नारायणपुर हो, अंतागढ़ हो या बीजापुर के जंगल। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली दिल्ली सरकार ने लोगों को बेवकूफ बनाया, उनके साथ झूठे वादे किए। आज दिल्ली की सभी डेयरियां यहां पर आई, उनकी हालत बहुत बुरी है। वहां पीने का पानी नहीं है, वहाँ कोई गोबर गैस प्लांट नहीं है, वहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हज़ारों हजार लोग वहाँ अपनी गाय रखते हैं, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं दी गई। केवल झूठ बोला गया, जिस कारण दिल्ली की सड़कों पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि केवल उसके द्वारा झूठ बोला गया, आप सरकार के द्वारा, जिस कारण दिल्ली की सड़कों पर गाय दिखती हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने दिल्ली के सभी डेयरी वालों को बुलाकर समाधान पर बात की है, हम समाधान निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। पिछली दिल्ली सरकार ने लोगों को बेवकूफ बनाया, उनके साथ झूठे वादे किए। आज दिल्ली की सभी डेयरियां यहां पर आई और बहुत ही बुरी हालत में वो डेयरी, जिन 11 डेयरियों की बात करते हैं जहां हजारों गोवंश हमारे रखे गए, उनकी सेवा के लिए रखे गए, डेयरियां वहां चालू की गई। दिल्ली के इनर सर्कल से निकाल करके वो डेयरियां आउटस्कर्ट्स में डाली गई। आज भी वर्षों बाद भी वहां पर 50 साल बाद भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पीने का छोड़िए, किसी भी प्रकार का पानी वहां उपलब्ध नहीं है। उन डेयरियों में ना कोई गोबर गैस प्लांट है, ना कोई नालियां है, ना कोई सीवेज है, ना कोई वहां पे सफाई व्यवस्था है। हजार लोग
डेयरियों में अपनी गायें रखते हैं, अपना पशुधन रखते हैं, परंतु एक सुविधा भी सरकार की ओर से उन्हें दी नहीं गई। केवल झूठ और झूठ बोला गया, फाइल यहाँ है, वहाँ है, बन रही है, चल रही है, करेंगे, देखेंगे, दिखाएंगे, परंतु कोई काम हुआ नहीं। और इसके कारण से दिल्ली की सड़कों पे लगातार गायें दिखती है, क्योंकि उन डेयरियों में सुविधाएं नहीं है। इसलिए गाय वाले जो लोग हैं, जो गोवंश रखते हैं, वो जाते नहीं है वहाँ। उन्हें पता है डेयरी में हमें कोई सुविधा मिलेगी नहीं, किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है, कोई नाली नाले की व्यवस्था नहीं है। तो आज हमने दिल्ली की सभी डेयरी वालों को, सभी गौशाला वालों को बुलाया था कि एक बड़ी समस्या दिल्ली की है कि गायें जो सड़कों पे घूमती हैं, चौक चौराहों पे खड़ी होती है, उसका समाधान क्या हो। समाधान है कि ये डेयरी वाले सारे लोग ऑफिशियल जो है उन डेयरियों में जाए जो कि आपकी ऑथराइज्ड डेयरियां हैं। अब वो ऑथराइज्ड डेयरी में यदि कोई सुविधा दी ही नहीं गई तो वो डेयरी वाले कैसे जाएंगे। और इसके लिए जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली पढ़ी लिखी सरकार थी, जो माननीय मुख्यमंत्री थे, जो मंत्रीगण थे, कभी उन्होंने जाकर के स्वयं से जाकर के देखा भी नहीं कि वो लोग किस हालत में रह रहे हैं। पशु और आदमी दोनों एक स्थिति में वहां पर जो अपना गुजारा कर रहे हैं, वो ईश्वरी मालिक था। अब हमने इन सब से बातचीत करके उसके समाधान निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। दिल्ली जो है सड़कों पे गौ माता ना घूमे, उनको यथास्थान स्थापित किया जाए, डेयरियों को सुविधाएं मिले, गोवंश की तरक्की हो और पूरी दिल्ली में और भी अधिक गौशालाओं का निर्माण हो, ऐसा हमारी सरकार का प्रयास रहेगा। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रवाना हुआ देश के लिए। प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर का दौरा करने वाला जो प्रतिनिधिमंडल है वो सीधे विदेश के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल में देखिए राजदूत मोहन कुमार, बीजेपी सांसद प्रदान बरुआ, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, बीजेपी सांसद ब्रिजलाल, बीजेपी सांसद अपराजिता सरनागी, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिडास, बीजेपी सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी शामिल हैं। भारत के डेलीगेशन पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और उसके जो परिणाम थे उसको पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम में जो अटैक हुआ वो अटैक कैसे हुआ और जो तत्व ये सब अटैक करवा रहे हैं उनके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया। माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरी दुनिया से पूरा समर्थन इस आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे साथ सिर्फ चंद 2-3 देश आकर खड़े रहे हैं। सभी लोगों ने इस आतंकवाद के सामने की लड़ाई में हमारा पुरजोर से समर्थन किया था और इस आतंकवाद की लड़ाई को और इस लड़ाई को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पूरे विश्व को इसमें साथ जोड़ने के लिए यह डेलीगेशन आज जा रहा है। हमारे लीडर श्री संजय झा जी के अध्यक्षता में हम सब विविध 5 देशों का दौरा करेंगे और अलग अलग सेक्शन से हम बातचीत करेंगे और पूरा विचार जो भारत का विचार है उस बिल्कुल हम एक्सपोज करेंगे। और पाकिस्तान अभी एक केवल 22 अप्रैल की बात नहीं थी, ये तो हमेशा पिछले 30 वर्षों में भारत में आतंकवाद फैलाता रहा। हम इसको आतंकिस्तान कहते हैं। और जो तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं की 26/11 मुंबई, उत्तर प्रदेश में हमारे सीआरपीएफ अटैक, हमारे साइंटिस्ट पर 2005 में हमला बंगलौर में, बड़ी बड़ी घटनाएं। उसके बाद जब उरी का हुआ तो मोदी जी ने उस पर हम लोगों ने उनके निर्देश पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। 2019 किया इन्होंने पुलवामा, फिर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया। हम लोग सर थे पाकिस्तान सुधर जाएगा, नहीं सुधरा। फिर 22 अप्रैल को जो नृशंस इन्होंने 28 लोगों की हत्याएं की, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। हमारा केवल टारगेट था उनके आतंकी ठिकाने, उनको हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन हम जानते थे कि पाकिस्तान अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आया। उसने हमला किया और हमने उसके जो जितने उसके असलहे थे, मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे, उसको हमने बर्बाद कर दिया। और उसके बाद भारत को रिटेलिएट करना पड़ा और हमने उसके 11 एयर बेसेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन हमें इसको पूरी दुनिया में वर्ल्ड कम्युनिटी को इसमें पाकिस्तान को एक्सपोज करना, उसी सिलसिले में हमारी डेलीगेशन
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।